ठीक है, इसकी आप डिस्काउंटिंग करेंगे, ये 4 एनुअल पेमेंट्स हैं और ये एट द एंड ऑफ द ईयर है, तो इसकी डिस्काउंटिंग करेंगे आप, उसके अंदर फिर आप इसको भी ऐड करेंगे 5 रुपीज, यानी इसका भी आप मिलियन में इसको ऐड करेंगे, वो आप इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये आपने इसको अमाउंट रिसीव किया है ना, 3 मिनट आपने से रिसीव कर लिया है ना, तो जरा करें इसको कैलकुलेट, इसकी अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालें जी, ये जरा आप अमाउंट कैलकुलेट करें। जी सर। ये 7.8 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू निकालें जरा 4 ईयर्स पे। जी सर 4.618। नहीं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाले ना, 7.8 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू निकाले, ये 4 एनुअल पेमेंट्स हैं, ये एन्यूटी है। अच्छा, यहाँ पे अजान हो रही है, जरा 1 मिनट जरा वेट कर, अजान हो रही है, अजान सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज इसलिए नहीं आ रही कि मैं बोल ही कुछ नहीं रहा, यहाँ असल में अजान हो रही है, मैं जरा उसके लिए रुका था। जी, ये 7.8 मिलियन का आप निकालें 22.7269। 22.7269, हाँ, और ये गारंटी रेजल्ट वैल्यू की आप निकालें प्रेजेंट वैल्यू, इस सवाल के अंदर भी ना मुझे कोई मिस्टेक लग रही है कि उन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है जून 30 और आंसर में दिया हुआ है जून 15। बहरहाल ये इसको ना आप फिलहाल नोट कर लें, ये 15 नंबर एमसीक्यू को ना लेसर, इसमें कुछ लेसर के एमसीक्यूज हैं, वो हम देखेंगे, जरा लीज अकाउंटिंग पहले लेसर की हम जरा डिस्कस कर लें। आपके ना सिलेबस में स्पेसिफिकली लिखा नहीं हुआ, बहरहाल ये बुक में तो नहीं है, आपकी जो नई बुक आई है ना, इसीलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया था, मैंने जरा जो टॉपिक्स आपकी बुक में डिफाइंड है ना, मैंने पहले उसको इनलाइन किया था। ओके जी, आज की क्लास में हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना था वो मैंने आपको बता दिया था, कैश फ्लो का टॉपिक है, और ये जो टॉपिक कैश फ्लो का है, इसके बाद इंशाल्लाह हम जब 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाता है, मे भी पॉसिबल ये 4 दिन ले, तो इसके बाद फिर हमने इनकम टैक्स का जो स्टैंडर्ड है वो कंप्लीट करना है। ये 2 हमने बड़े स्टैंडर्ड जो है वो कोशिश करने हैं कि अब आने वाले दिनों में हम कंप्लीट कर लें। सर लेक्चर कितने रह गए आपके? लेक्चर मेरे आवर्स अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है मुझे वैसे 1.5 घंटे वाले कोई मेरे ख्याल से 20 लेक्चर रह गए थे, तो 15 लेक्चर रह गए। आप 2 घंटे का लेक्चर हो गया ना, तो 30 घंटे हैं, तो 15 लेक्चर रह गए, 15-16 रफली लेक्चर हैं।
ओके जी, कैश फ्लो का जो टॉपिक है इसको डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट अंदाज से पढ़ाया जाता है, डिस्कस किया जाता है, और हर अप्रोच ठीक है, इसमें कोई गलत या सही अप्रोच नहीं होती है। इसमें जिस अप्रोच के तहत आपको वो चीज़ सही लगे वो चीज़ ठीक होती है। असल में आपने ये रिपोर्ट बनानी होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट रिलेट करती है जी कैश से, और कैश को कहा जाता है कि ये एक लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस होता है। ठीक है जी। जब ये बिजनेस का एक लाइफ ब्लड होता है तो हर चीज़ इंटर्न कैश की फॉर्म में देखी जाती है। ठीक है, आपके बिजनेस की सक्सेस जो होती है वो बिजनेस की एबिलिटी टू जनरेट कैश पे डिपेंड करती है। सिर्फ सेल कर लेना काफ़ी नहीं होता, सेल्स को कैश में भी कलेक्ट करवाना एक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और वो सेल जो है वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो रही है, यानी अकाउंट रिसीवेबल कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो फिर सेल्स का कोई फ़ायदा नहीं है। और वो जो कैश जनरेट होता है वो बिजनेस में फिर आप यूज़ करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। ठीक है, अभी वो एक्टिविटीज़ की बात हम करते हैं। ये फॉर्मेट की बात भी हम करेंगे, ये आपके सामने मैंने रखा है, आपको मैंने ये हैंड आउट परसों शेयर कर दिया था। इसको भी हम डिस्कस करते हैं, ये बिल्कुल समझेंगे कि ये याद नहीं करना, हमने समझना है। ठीक है, प्रॉपर इसकी एक एक चीज़ को हमने समझना है। इससे पहले कुछ डिस्कशन प्रिलिमिनरी है जो बड़ी ज़रूरी डिस्कशन है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की नीड क्या है, इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने की ज़रूरत का इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इससे पहले एक और क्वेश्चन नॉर्मली स्टूडेंट पूछते हैं कि सर बुक्स के अंदर अगर आप जनरल लेजर की बात करें तो जनरल लेजर के अंदर कैश का अकाउंट तो दिया होता है। ठीक है, कि कैश की डेबिट साइड पे कैश रिसीट्स होती हैं, कैश के क्रेडिट साइड पे कैश पेमेंट्स होती हैं। तो अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का सिर्फ यही मकसद बता रहे हैं कि बिजनेस में कितना कैश आया कितना कैश गया, तो वो तो कैश का टी अकाउंट ही बता रहा है ना। ठीक है ना, कैश का टी अकाउंट भी तो ओपनिंग बैलेंस को शो कर रहा है। लेफ्ट साइड पे डेबिट साइड पे कलेक्शंस आप रिपोर्ट करते हैं, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, तो वो क्रेडिट साइड पे आप कैश पे कर देंगे। अगर आपने कोई कलेक्शन की है तो आप क्या उसको रिसीव कर लेंगे। अगर आपने किसी सप्लायर को पेमेंट की है तो आप क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट कर लेंगे। अगर आपने किसी सैलरी पे की है तो क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट कर देंगे। इन शॉर्ट कि जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैं वो आप कैश के टी अकाउंट में भी पुट कर रहे होते हैं। तो फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट की नीड क्या है। ठीक है ना, ये एक सवाल पहले हमारे जहन में आता है। तो इस पे कोई आप आंसर देना चाहेंगे कि क्या इसका क्या आंसर है। हम ये देखते हैं कि हमारे कहाँ कौन सी एक्टिविटी हमारा कैश जनरेट कर रही है, या कौन सी एक्टिविटी हमारी कैश को स्टक कर रही है, कि हाँ इसको जी कैम कर रही है या कोई इसको रिलीज कर रही है, ये जी, चीज देखें। बिल्कुल जी। कैश का जो टी अकाउंट होता है ना वो बड़ा एक स्टैटिक किस्म का एक रिकॉर्ड होता है। ठीक है ना, वो एक जस्ट एक बुक कीपिंग रिकॉर्ड होता है। वो बुक कीपिंग रिकॉर्ड की मदद से एक यूजर जो होता है वो फ्यूचर कैश फ्लो फोरकास्ट नहीं प्रिपेयर कर सकता। ठीक है ना, असल तो आपकी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव यही है ना कि जी फ्यूचर में कैश फ्लो कितना जनरेट होगा। और आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए या आपने कोई शेयर्स परचेज करने हैं तो आप उस कंपनी का फ्यूचर कैश फ्लो प्रॉस्पेक्ट देखते हैं कि ये कंपनी फ्यूचर में कितना कैश फ्लो जनरेट करने के काबिल है। ये तमाम इंफॉर्मेशन जब तक आप कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बगैर ये चीज़ें आप नहीं बता सकते। अब सवाल यहाँ पे एक और ये है कि कैश फ्लो के अंदर ऐसी क्या डिस्टिंक्शन है जिसकी मदद से ये चीज़ें आप बना सकते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर बिजनेस की एक्टिविटीज़ को जो कि कैश जनरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं उसको 3 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 जो एक्टिविटी है दैट इज वी कॉल्ड इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नंबर 2 इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और नंबर 3 इज कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसको मैं यहाँ पे असल में एक्सप्लेन करना चाहूँगा क्योंकि ये पहले ये इंपॉर्टेंट एरिया है डिस्कस करने का। और आई होप कि आपके पास इससे शीट का प्रिंट आउट होगा। अगर नहीं है प्रिंट आउट तो आप अपने पास नोटबुक में इस चीज़ों को नोट करेंगे।
जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है बेसिकली ये एक कंपनी का मोस्ट क्रिटिकल सोर्स ऑफ कैश होता है, और इस एक्टिविटी से कैश जनरेट करना कंपनी की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। अगर कंपनी इस एक्टिविटी से कैश जनरेट नहीं कर रही तो फिर कंपनी का सर्वाइवल जरा डाउटफुल हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब ये है डे टू डे एक्टिविटीज, जो बिजनेस की एक्टिविटीज हैं उससे कितना कैश जनरेट हो पाता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी जो कंपनी एक बिजनेस जो है वो अपनी डे टू डे, अब डे टू डे एक्टिविटी में क्या है, सेल परचेज ऑफ इन्वेंट्री है, पेमेंट ऑफ सैलरीज है, एक्सपेंसेस की पेमेंट है, कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल है, पेमेंट टू सप्लायर्स है, ठीक है, इनकम टैक्स की पेमेंट्स हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट्स हैं, ये तमाम की तमाम जो पेमेंट्स हैं ये आपने ऑपरेशंस से जनरेट करनी है। यानी आपने जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सेक्शन होता है इसके अंदर ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज की पेमेंट्स या कलेक्शन शामिल होती है। अच्छा, कैश फ्लो अगर किसी एक्टिविटी से पॉजिटिव आया है, यानी अगर किसी, ये कैश फ्लो है, अगर किसी एक्टिविटी से कैश फ्लो पॉजिटिव आया यानी उसके कैश आउटफ्लो कम थे, इनफ्लो ज्यादा थे, तो हम कहेंगे कि उस एक्टिविटी से कैश प्रोवाइडेड हो गया, कैश प्रोवाइडेड हो गया या नेट कैश प्रोवाइडेड हो गया, ये वर्ड हम यूज करते हैं, नेट कैश प्रोवाइडेड। और अगर किसी जगह पे नेगेटिव कैश फ्लो है यानी उस एक्टिविटी से कैश आपने यूज किया है तो उसको कहेंगे नेट कैश यूज्ड, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं जो साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। नेट कैश यूज, तो अगर हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कुछ कैश इनफ्लो भी होगा, कुछ कैश आउटफ्लो भी होगा, तो नेट हमारा जो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये बताएगा कि ये यूज है या प्रोवाइडेड है। अगर तो ये नेगेटिव वैल्यू है तो हमने कैश यूज कर लिया, यानी हमने नेगेटिव कैश जो है वो जनरेट किया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर नेगेटिव है तो ये एक कंपनी के लिए अच्छा साइन नहीं है, ये एक नेगेटिव इंपैक्ट है कंपनी के लिए। दूसरी जो एक्टिविटी है जिसको हम कैश फ्लो के अंदर रिपोर्ट करते हैं दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो होती है वो रिलेट टू दी सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स। सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स में जो आप पेमेंट कर रहे होंगे वो आपकी नेगेटिव कैश फ्लो होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एसेट परचेज किया है तो आपने उसके लिए कैश नेगेटिव कैश फ्लो, जैसे ये देखें ना यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट या इन्वेस्टमेंट, तो ये आपने कैश नेगेटिव यूज किया है। और सेल ऑफ नॉन करंट एसेट और इन्वेस्टमेंट ये आपने यहाँ पे कैश इनफ्लो है। अच्छा, अब मैंने अभी आपको बताया था कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो अगर पॉजिटिव है तो ये कंपनी के लिए अच्छा है, लेकिन अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो पॉजिटिव है तो कंपनी के लिए बुरा है, ठीक है। उसका रीजन ये है कि अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो पॉजिटिव है इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो है वो अपने एसेट्स को सेल कर रही है और कंपनी का फ्यूचर के अंदर अपने बिजनेस को चलाने का कोई इरादा नहीं लग रहा और बिजनेस की फ्यूचर पोटेंशियल टू जनरेट कैश फ्लो में कमी आ रही है। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो अगर नेगेटिव है तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है। उसका रीजन क्या होता है कि कंपनी आज तो पेमेंट कर रही है लेकिन कंपनी अपने फ्यूचर में कैश फ्लो जनरेशन की एबिलिटी को बढ़ा रही है, ठीक है, एबिलिटी इसकी इंक्रीज हो रही है। तो ये यहाँ पे जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव होना कंपनी के लिए फ्यूचर के लिए अच्छा प्रोस्पेक्ट है। जबकि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो होता है वो कैश फ्लो रिलेटेड टू साइज एंड कंपोजिशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। देखिए, आपकी कंपनी की फाइनेंसिंग के दो सोर्स होते हैं, या तो आप पैसे को डेट के थ्रू एक्वायर करते हैं या इक्विटी के थ्रू एक्वायर करते हैं। अगर आप
कैश फ्लो जो है वो डेट, लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म इक्विटी से रिलेटेड कैश फ्लो जो है वो अगर आप यूज कर रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आएगा। फॉर एग्जांपल, अच्छा मैंने डेलिबरेटली जो है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी को डिस्कस नहीं किया, उसका रीजन ये है कि मैं अभी इसको लास्ट में डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसके साथ दो मेथड्स मैंने डिस्कस करने हैं आपसे इनिशियली। अच्छा, फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर क्या इश्यू ऑफ शेयर्स है। अच्छा, इश्यू ऑफ शेयर्स ऑफ कैश, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैश के अलावा आपने शेयर इशू किए हैं, जब बाज़ औक़ात आप किसी एसेट के अगेंस्ट कैश शेयर इशू करते हैं तो वो फिर कैश फ्लो में नहीं आएंगे, उसे कहते हैं हम नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे लिखें नॉन कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो हम पहले आइडेंटिफाई कर लें। सबसे पहले लिखें जी बोनस इशू। बोनस इशू एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लेकिन वो एक नॉन कैश है। रीजन ये है कि जब आप बोनस इशू करते हैं तो आप एम्प्लॉइज को एडिशनल शेयर देते हैं, आप कोई कैश नहीं देते अपने शेयर होल्डर्स को। नंबर 2, इश्यू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट एनी एसेट अदर देन कैश। अदर देन कैश, आपने एसेट, फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीनरी परचेज की और मशीनरी परचेज के अगेंस्ट आपने कंपनी के शेयर इशू कर दिए, ठीक है, तो ये एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। ये भी जो है वो इसका कोई कैश पे इंपैक्ट नहीं है। और तीसरा है कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप अपने डेट को पेमेंट करने के बजाय आप उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब आपका कोई डेट, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं, वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आपने कोई पेमेंट नहीं की है, ठीक है, आपने उसके अगेंस्ट शेयर इशू कर दिए, तो ये भी क्या है, ये भी एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। तो ये जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, इनका ट्रीटमेंट क्या होगा, दीज ट्रांजैक्शंस are reported into the notes of financial statements। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स में रिपोर्ट की जाती है। ठीक है, तो ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन के अलावा जो कैश ट्रांजैक्शन होगी वो हमने कैश फ्लो में रिपोर्ट करनी है। ऐसे अब एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश, इश्यू ऑफ बॉन्ड या डिबेंचर्स। ठीक है, ये आपका इनफ्लो है, ये दोनों इनफ्लो है, ये भी इनफ्लो है, ये भी इनफ्लो है, ये भी। और बैंक लोन, ये बैंक लोन आपने एक्वायर किया, ये भी इनफ्लो है। पेमेंट ऑफ बॉन्ड, रिटायरमेंट ऑफ बॉन्ड और रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड, ये तीनों वर्ड यूज किए जाते हैं अल्टरनेटिवली। पेमेंट कहें, रिटायरमेंट कहें या रिडम्पशन कहें, एक ही बात है, ये आपके कैश का आउटफ्लो है। परचेज ऑफ ट्रेजरी स्टॉक, अगर आप अपनी कंपनी के अपने ही स्टॉक परचेज करते हैं तो ये भी एक कैश का आउटफ्लो है। और पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और जब डिविडेंड पे करते हैं वो आप ये भी आपका एक फाइनेंसिंग कैश फ्लो है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि जो अभी मैं बात चूंकि स्टार्ट हो रही है, तो हम टी अकाउंट अप्रोच यूज करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए, टी अकाउंट अप्रोच। इसके अलावा दूसरी अप्रोच कहलाती है स्टेटमेंट अप्रोच, जो थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता है। जो शॉर्टकट अप्रोच है या जो एक कन्वीनियंट अप्रोच है, इसमें गलती का चांस तकरीबन 0% होता है। मतलब तकरीबन 0 मैंने कहा है कि बहुत कम होता है, तो वो है ये टी अकाउंट अप्रोच। और टी अकाउंट अप्रोच के थ्रू हम सारी कैश फ्लो की कंपटीशन करेंगे, चाहे हमने पेमेंट ऑफ डिविडेंड हो, चाहे हमने परचेज ऑफ एसेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, चाहे हमने कोई और कैलकुलेशन करनी हो, वो तमाम की तमाम जो हम कैलकुलेशंस करेंगे वो टी अकाउंट अप्रोच के थ्रू करेंगे। तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, फिर मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिस्कस करता हूँ। सर जो डिविडेंड रिसीव करते हैं तो सर वो किस में होगा, ऑपरेटिंग में होगा या वो भी फाइनेंसिंग में? नहीं, डिविडेंड रिसीव ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अच्छा सर, ये और जो आपने कहा है कि फाइनेंसिंग
जी नहीं, आपकी आवाज नहीं सही आ रही, आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही। किसी को सवाल समझ में आया इनका जी? No, sir. ओके जी, कोई और सवाल है तो फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू करते हैं। सर जी जी सर ये जो शेयर प्रीमियम और शेयर डिस्काउंट होता है इसकी प्रेजेंटेशन जरा बता दूं, और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा या फाइनेंसिंग में आएगा? देखिए, शेयर प्रीमियम शेयर डिस्काउंट ये डिपेंड करता है कि आपकी ये कैश के जरिए हिट हुआ है या नॉन कैश के जरिए हिट हुआ है। अगर आपने डिस्काउंट पे शेयर इश्यू किए हैं लेकिन उसके अगेंस्ट कैश आपने नहीं कलेक्ट किया, आपने कोई एसेट कलेक्ट किया है, तो वो फिर नॉन कैश हो जाएगा। हाँ, अगर आपने कैश के अगेंस्ट डिस्काउंट दिया तो ऑब्वियसली ये जो प्रीमियम डिस्काउंट है ये कलेक्शन, ये जो यहाँ पे ना इश्यू ऑफ शेयर्स के अगेंस्ट आएगा, तो ये इश्यू ऑफ शेयर्स के अगेंस्ट वो जो डिस्काउंट और प्रीमियम एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेट सपोज अगर हम मिसाल की बात, अगर हम इस एग्जांपल ले लें कि हमारे पास शेयर प्रीमियम है, शेयर प्रीमियम और शेयर कैपिटल। ठीक है, अच्छा, इसमें जो शेयर प्रीमियम है ये पहली वैल्यू स्टार्टिंग है, लेट सपोज 100 है और ये 120 हो गया। उसके बाद शेयर कैपिटल है वो लेट सपोज 500 था और ये 600 हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा ये स्टार्टिंग वैल्यू है, ये स्टार्ट है और ये एंड है, ये एंडिंग वैल्यू है। ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास जो शेयर कैपिटल है उसमें 100 से इजाफा हो रहा है। ठीक है, और प्रीमियम में भी 120 से 20 से इजाफा हो रहा है, तो आपके पास जो टोटल कैश आएगा वो आएगा 120, क्योंकि ये 100 रुपीज से तो ये कैपिटल इंक्रीज हुआ और 20 रुपीज से प्रीमियम इंक्रीज हुआ। ये टोटल जो इनफ्लो है 120 का, वो आप यहाँ पे एज ए इनफ्लो 120 रिपोर्ट करेंगे इस जगह जाके, दैट विल बी 120। ठीक है, और 120 के अंदर क्या शामिल है? 100 रुपीज का वो शेयर्स पार वैल्यू वाला और 20 रुपीज का प्रीमियम, तो ये 120 से शो होगा। अच्छा, अगर ये डिस्काउंट होता, ठीक है, तो डिस्काउंट आपने बढ़ा के 100 से 120 कर दिया, तो आपने फिर क्या किया है, आपने यहाँ पे 80 रुपीज आता, क्योंकि आपने 100 रुपीज से कैश कलेक्ट किया है और बाकी आपने, यानी आपका कैपिटल 100 रुपीज से इंक्रीज हुआ लेकिन आपका डिस्काउंट भी तो बढ़ गया, तो आपने 20 रुपीज का डिस्काउंट दे, तो आपने यहाँ पे 80 रुपीज शो करना है। तो ये जो प्रीमियम और डिस्काउंट्स की मूवमेंट है ना, ये आपको कैलकुलेट करवाएगी कि आपने एक्चुअल पैसा शेयर के अगेंस्ट कितना कलेक्ट किया है। सर ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अदर एक्सपेंस और अदर इनकम की हेडिंग में आएंगे क्या? प्रीमियम और डिस्काउंट? नहीं नहीं, ये तो इक्विटी आइटम है यार, ये तो बैलेंस शीट में होते हैं। सर इनकम तो है ही ना, अगर शेयर नहीं प्रीमियम नहीं, को हम ना देखें। ना ना, शेयर प्रीमियम इज नॉट एन इनकम, इट इज शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट। ये इनकम नहीं है, आपको किसने कह दिया ये इनकम है? सर ये अगर इनकम हम नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे शेयर इशू किए तो हमने जो हमारा कैपिटल है वो 100 से बढ़ाया है, तो ये बाकी 20 को भी तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि ये देखिए हमें मेरी किस बात तरह सुनो, से। आपको याद है मैंने आपको एक इनकम की डेफिनेशन बताई थी, वो क्या थी? जरा वो मुझे रिपीट करवाते हैं। जिससे रेवेन्यू बढ़े और इनफ्लो ऑफ बेनिफिट्स, तो शायद पता नहीं सर, अभी ऐसे थोड़ी ज़हन से निकली हुई है। ज़हन से, इसीलिए आपने ये सवाल किया है। आप रेवेन्यू डेफिनेशन देखिए, रेवेन्यू इज एन इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटी that result in increase in owner equity other than those contributed by the equity holders। ठीक है, अब ये जो शेयर प्रीमियम है ये इक्विटी होल्डर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, ये आपकी इनकम नहीं हो सकती। ठीक है, ये शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट है शेयर प्रीमियम। और शेयर प्रीमियम के बारे में अगर आप कॉर्पोरेट लॉ की क्लास ले रहे हैं तो आप कॉर्पोरेट लॉ के अंदर अकाउंटिंग, ये अकाउंट्स वाले सेक्शन के अंदर पूरा शेयर प्रीमियम के अकाउंट का प्रॉपर यूजेज दिया हुआ है कि वो अकाउंट है क्या, उसके बारे में 7 से 8 पॉइंट्स बताए हुए हैं लॉ के अंदर कि इस अकाउंट को हम क्या कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं तो आप जाके वो जरूर जाके वो स्टेटमेंट जाके डिस्कस करें।
सर वो सर ने कहा था कि वो अकाउंटिंग के सर पढ़ा देंगे आपको। तो मैं बता तो रहा हूँ कि जाके आप वो सेक्शन देखिए और उसको डिस्कस कर लें। ओके सर। ठीक है सर। वो जी जी सर नमाज के लिए सर 10 मिनट दे दें सर। ठीक है जी सर, ले लें 10 मिनट। बाकी लोग भी नमाज पढ़ लें। 545 पेज स्टार्ट कर लेंगे जी आप। थैंक यू सर। वुजू करके कल से बैठिएगा ताकि 5 मिनट में आप पढ़ लें। ठीक हो गया सर।
जी क्लास, 1-2 मिनट ले लें। शैल वी स्टार्ट? आर यू देयर? जी क्लास, शैल वी स्टार्ट? यस सर। ओके जी, अब हम जो एक्टिविटीज डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये पॉइंट्स आपने नोट कर लिए तो मैं इसको रिमूव करूंगा। जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जैसे मैंने डिस्कस किया कि ये डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में जो कैश जनरेट होता है ये उसको शो करती हैं। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए या ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिपोर्ट करने के लिए IAS 7 जो है वो 2 मेथड जो है वो डिफाइन करता है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, एक को कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड है उसकी भी इंशाल्लाह हम कैलकुलेशन सीखेंगे और उसको भी हम करेंगे। और जो इनडायरेक्ट मेथड है वो हम पहले डिस्कस करेंगे। यानी पहले हम जो आज की क्लास में जो हम कैश फ्लो प्रिपेयर करेंगे वो इनडायरेक्ट मेथड से पहले सीखेंगे। तो लिहाजा इसको हम पहले डिस्कस करते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड क्या है। इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड को कॉन्सेप्चुअली ये दोनों मेथड एक ही मेथड है। यानी अगर आप कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करें ना तो ये दोनों मेथड बेसिकली एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं और कैलकुलेशंस इन दोनों के अंदर तकरीबन एक जैसी हैं लेकिन अंदाज जरा डिफरेंट है और दोनों एक्टिविटीज का जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। यानी अगर आप देखें कि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है जो कंप्यूट हुआ है यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये एग्जैक्ट वही होगा जो यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है। ये दोनों हमेशा हमेशा बराबर होंगे, ये बोथ विल बी इक्वल। ठीक है, और ये आपके क्वेश्चन को चेक करने का एक चेक भी है कि अगर आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट दी हुई है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए अगर आप एक डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं और इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं तो वो दोनों एक जैसी आएंगी। यहाँ पे एक चीज नोट कर लें कि चाहे डायरेक्ट मेथड से बने या इनडायरेक्ट मेथड से बने, जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का सेक्शन है वो दोनों में सेम ही रहेगा। यानी वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है दोनों मेथड में वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हवाले से है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही जो कैश फ्लो है वो डिफरेंट होता है मेथड्स के हवाले से। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें 3 सोर्सेस ऑफ डाटा चाहिए होता है। यानी आप ये नोट करें, सोर्सेस ऑफ डाटा टू प्रिपेयर कैश फ्लो। नंबर 1, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, यानी पिछले साल का यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यूज हमें चाहिए होंगी कि जो हर एसेट की ओपनिंग,
हर लायबिलिटी की ओपनिंग, हर इक्विटी आइटम की ओपनिंग भी चाहिए होगी और हमें क्लोजिंग भी चाहिए होगी। पहला सोर्स। दूसरा जो हमें सोर्स चाहिए होता है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर करंट ईयर। सिर्फ करंट ईयर की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमें चाहिए होता है, ठीक है, जो हमें सेकंड सोर्स है। और जो थर्ड सोर्स है वो अदर इंफॉर्मेशन, कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड होती है जो कि हमें बाज़ औक़ात आपने कोई एसेट सेल किया है, कोई एसेट परचेज किया है, डिविडेंड के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, किसी और आइटम के किसी लोन के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो वो जो इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन तो हम खुद ही एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ना, खुद ही सेंस कर सकते हैं। जब हम अभी कैश फ्लो स्टार्ट करेंगे प्रिपेयर करना, तो आपको मैं समझाऊंगा कि कैश फ्लो बनाने के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम खुद ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 किस्म के सोर्सेज जो हैं ये हमें कैश फ्लो बनाने के लिए रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा, अब हम पहले स्टार्ट करते हैं जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इस सेक्शन को जरा आपने डिटेल से समझना है। और ये स्टार्ट होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, स्टार्ट होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस से, ठीक है। यानी ये जो फिगर होगी दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और जो आपको मिलेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ये आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है। अच्छा, अब इस सेक्शन अगर हम देखें तो इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाले सेक्शन के 3 ब्रॉड हिस्से हैं, ये जरा गौर करें। नंबर 1 जो एरिया है एडजस्टमेंट का, नंबर 2 वर्किंग कैपिटल चेंजेस का, और नंबर 3 जो है ये पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का, ठीक है। ये 3 ब्रॉड एरियाज हैं जो हमने, ये 3 ब्रॉड इफेक्ट्स हैं जो हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में शो करने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या है? नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट। ये वो एक्सपेंसेस हैं जिसने आपकी नेट इनकम को कम कर दिया है, लेकिन वो उसके अगेंस्ट कोई कैश आउटफ्लो नहीं हुआ हुआ, तो आप इसको ऐड बैक कर देंगे। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये अक्रूवल बेसिस पे कैलकुलेट हुआ हुआ है। दिस इज अक्रूवल बेसिस पे कन्वर्ट हुआ हुआ है। हम इसको कैश बेसिस पे कन्वर्ट कर रहे हैं, कैश में कन्वर्ट करने लगे हैं, ठीक है। दोबारा सुने कि जो हमारा अक्रूवल बेसिस का प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसको हम ये चेंजेस का इफेक्ट दिखा के कैश बेसिस ऑफ प्रॉफिट में कन्वर्ट करने लगे हैं। लिहाजा ऐसे एक्सपेंसेस जिनके अगेंस्ट कोई कैश आउटफ्लो नहीं हुआ हुआ, लेकिन उन एक्सपेंसेस की वजह से आपकी नेट इनकम कम हो गई है, वो आप वापस ऐड बैक कर देंगे इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। नंबर 1 एडजस्टमेंट। नंबर 2 एडजस्टमेंट इंटरेस्ट एक्सपेंस की है। अच्छा, IAS 7 ये कहता है कि जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है ये आपने अलग से इसकी पेमेंट शो करनी है। ये जो पेमेंट है, देखें ये सेक्शन नंबर 3 में इंटरेस्ट आ रहा है, लिहाजा अभी फिल वक्त फॉर द टाइम बीइंग आप इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड करो, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड होगा, इंटरेस्ट पेमेंट लेस होगी, जी सर, ठीक है। हाँ, क्योंकि आपका अक्रूवल भी तो हो सकता है ना इंटरेस्ट पेबल का, उसके अंदर भी तो तब्दीली हो सकती है ना। तो अगर आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक तो किया है, लेकिन उसके अगेंस्ट आपने अक्रूवल बुक किया है, तो उसको फिर आप एडजस्ट करेंगे टी अकाउंट के थ्रू, वो मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन यहां पे आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड बैक करना है, क्योंकि IAS 7 की रिक्वायरमेंट है कि इंटरेस्ट और टैक्सेस की जो पेमेंट्स है वो आपने सेपरेट सेक्शन में अलग से शो करनी है। अब देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों पेमेंट्स डायरेक्ट मेथड के अंदर भी अलग से ही शो हुई हुई हैं। और अगर आप देखें, थोड़ा गौर करें कि इससे जो ऊपर वाला सब टोटल है और ये टोटल जो है ये सेम है, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शन चाहे डायरेक्ट मेथड का हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड का हो, तीसरा वाला सेक्शन जो यानी ये जो इंटरेस्ट और पेमेंट वाला और टैक्सेस वाला है,
ये दोनों में सेम होता है। जो ऊपर वाली चेंजेस हैं ये डायरेक्ट मेथड के अंदर अलग कंप्यूट की जाती हैं और इनडायरेक्ट में इस तरीके से कंप्यूट की जाती हैं, बस ये फर्क है। या तीसरा जो कंपोनेंट है जो हमने ऐड किया है ये लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ये जो लॉस और गेन है ये एक्चुअली रिलेट करता है किससे? दीज टू आइटम। लिखें जरा, यहां ये लिखें, जिसके पास प्रिंट आउट है वो इसके ऊपर लिखे, वरना अलग से नोट करें। दीज टू आइटम्स रिलेट टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये दोनों आइटम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हैं, ठीक है। लिहाजा मजबूरन क्या हुआ है, देखें, गेन और लॉस ऑन सेल और परचेज ऑफ या सेल ऑफ नॉन करंट एसेट जो है, इसकी वजह से आपकी नेट इनकम या प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इफेक्ट आया हुआ है। लेकिन चूंकि ये इन्वेस्टिंग कैश फ्लो के अंदर आपने शो करना है, लिहाजा जो इफेक्ट इन गेन या लॉसेस ने प्रॉफिट के ऊपर दिखाया हुआ था वो आप रिवर्स कर देंगे और उसको फिर नीचे जाके आप एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ये नॉन कैश नहीं है, बेसिकली है क्या, गेन और लॉसेस ऑन डिस्पोजल की वजह से आपकी जो नेट इनकम है वो तब्दील हुई है। चूंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, लिहाजा आपने इसको वहां से इसका इफेक्ट रिमूव कर देना है और जाके इसका इफेक्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करवाना है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं और मैंने यहां पे रेड में लिखा हुआ है, बड़ा रेड में, ये जरा नोट करें, एक्सक्लूडिंग अक्रूवल्स ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इंटरेस्ट एंड टैक्सेस के अक्रूवल्स के अलावा जितने भी वर्किंग कैपिटल अकाउंट्स हैं, चाहे वो करंट एसेट्स हैं या वो करंट लायबिलिटीज हैं, उसमें चेंजेस को, उसमें मूवमेंट को हम इनकॉर्पोरेट करवाएंगे इस सेक्शन के अंदर। अब रीजन ये है कि जो इंटरेस्ट एंड टैक्सेस के अक्रूवल्स हैं वो हम शो करेंगे नीचे वाले पोर्शन में, इधर यहां शो करेंगे वो, क्योंकि उसका ताल्लुक इंटरेस्ट और टैक्सेस से नीचे है और नीचे में वो हम ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। दोबारा सुने, इंटरेस्ट और टैक्सेस के अक्रूवल्स के अलावा जितने भी वर्किंग कैपिटल अकाउंट्स हैं, चाहे वो करंट एसेट्स हो या वो करंट लायबिलिटीज हो, वो उसका इफेक्ट हम दिखाएंगे कैश फ्लो में। अब यहां का रूल एक याद रख लें, ये रूल वैसे ना आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा, जब आप 2-3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ये रूल की लॉजिक आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन फिल वक्त इसको एज अ रूल ऑफ थंब याद रख लें, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, इसको समझा दूंगा और मैं आपको इसको याद करने का भी एक कुलिया सिखा देता हूं ताकि एग्जाम के अंदर आपको याद रह जाए। एक चीज याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन के अंदर इनडायरेक्ट मेथड का सवाल है तो सबसे पहले आप ये रूल ड्राफ्ट कर लीजिएगा ताकि गलती ना हो। ये लिखिए, रूल फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। भाई या तो करंट एसेट इंक्रीज होगा या वो डिक्रीज होगा, ठीक है, या करंट लायबिलिटी बढ़ेगा या करंट लायबिलिटी कम होगा। अच्छा भाई, इसमें चार चीजें बनेंगी। आप ऐसा करें, करंट एसेट इंक्रीज का रूल याद रख ले, जब भी करंट एसेट इंक्रीज होगा वो लेस होगा, बस ये याद रख ले। करंट एसेट इंक्रीज हमेशा लेस होगा, तो ये क्या होगा, डिक्रीज ऐड हो जाएगा।
और लायबिलिटी के रूल एसेट के रूल के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेस। बस ये आपने रूल याद रखने हैं। तो आपने ये वाला रूल याद रखना है कि करंट एसेट इंक्रीज लेस होगा। बस ये आप किस तरीके से ना कहीं याद कर लें, उसके बाद ये बाकी सारे रूल आप खुद ही ड्राफ्ट कर लेंगे। और ये ग्रिड जो है ना, ये आप जैसे ही क्वेश्चन कैश फ्लो का नजर आए इनडायरेक्ट मेथड का, तो ये आप फौरन ग्रिड बना लीजिएगा। इससे गलती का चांस तकरीबन 0 हो जाता है। नहीं जी, मैंने आपको इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट समझा दिया है। डायरेक्ट मेथड पे मैं भी डिस्कशन नहीं कर रहा, क्योंकि वो मैं शायद कल की क्लास में करूं। आज की क्लास में इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर ही हम बात करेंगे, ठीक है जी। तो इसको आप कोई नोट करें या क्वेश्चन को या तो पूछना, फिर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जी। सर एक मेरा क्वेश्चन है जी जी, कि लेट्स सपोज कि हमने किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं या हमने कोई सिक्योरिटीज परचेज की हैं, और ड्यूरिंग देयर हम उनको सेल करते हैं, हमें जो है जो वहां से हम कैश रिसीव करेंगे उसकी एडजस्टमेंट हम कहाँ पे करेंगे, या हमें शेयर्स पे डिविडेंड मिल रहा है तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी? अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है और डिविडेंड मिला है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा, क्योंकि वो आपको बिजनेस ऑपरेशन से मिला है, ठीक है, हो गया सर। और इन्वेस्ट अगर आप जो आपका ये सेल परचेज वाला कैश फ्लो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक हो गया सर, ठीक है। और प्रॉफिट ऑन डेट भी इन्वेस्टिंग में आएगा? प्रॉफिट ऑन डेट तो इंटरेस्ट को कहते हैं ना। जी जी बिल्कुल, तो इंटरेस्ट इनकम वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा ना। ये देखिए ये मैंने लिखा भी हो। हाँ, ठीक। प्रॉफिट ऑन डेट जो है ना वो टैक्सेशन के अंदर टर्म यूज की जाती है, इंटरेस्ट। जी सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। जी ओके जी, कोई सवाल नहीं किसी का, सब समझ में आ गया? ओके गुड। ये रूल आप लिख लीजिएगा। अच्छा, अब मैंने ना, अब आप देखिएगा मैंने आपको किया क्या है, ये जो आपको जो मैंने हैंडआउट सेंड किया है, इस हैंडआउट के अंदर तकरीबन 12 से 13 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही बेसिक अभी मैं करवाता हूं आपको, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 4 से हम दोनों मेथड के थ्रू वर्किंग करेंगे। जो पहले 3 सवाल हैं ये हमारे सिर्फ हम इनडायरेक्ट से करेंगे, और उसके बाद जो सवाल हैं जो चलेंगे वो दोनों मेथड से करेंगे। और थोड़ा सा आपको इसमें स्ट्रेच करना पड़ेगा, मे बी आपको एक रात जागना पड़े कि आपको ये सारे सवाल, जब मैं आपको डायरेक्ट मेथड से करवा दूंगा दोनों डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आपको ये सारे सवाल एक दफा अटेम्प्ट करने हैं। और ये अल्लाह के भरोसे और मैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से बात कर रहा हूँ कि ये सारे सवाल जो इस हैंडआउट में दिए हुए हैं ये आप कर लें, और जो एमसीक्यूज किट के अंदर एमसीक्यूज हैं वो आप कर लेंगे, तो कैश फ्लो के तकरीबन मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर कोई इक्का दुक्का आइटम, कोई स्पेशलाइज कोई केस है वो रह जाएगा, लेकिन बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं जी बहुत बेसिक से। कुछ लोगों के लिए शायद ये बहुत ही बेसिक हो, लेकिन बहरहाल चूंकि अब हमने बिल्कुल इसको स्क्रैच से चीज़ों को डिस्कस करना है, लिहाजा हम ये बिल्कुल एक बेसिक एग्जांपल करेंगे। ये कंपनी है, उसका हमें डाटा दिया हुआ है कैश फ्लो के लिए, हम ये कंपनी के लिए डाटा प्रिपेयर करते हैं और इसको हम अब एक्सेल के अंदर लेके जाते हैं। और मैं आज ये वाला क्वेश्चन करवा के ना मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए भी टाइम मिले, क्योंकि कुछ चीजें आपने प्रैक्टिस भी तो करनी है ना। ओके जी, फॉर्मेट वही है जो हमने पढ़ा है, लेकिन मैं यहाँ पे फॉर्मेट आपके सामने दोबारा बनाऊंगा, ठीक है। और आपने ये क्वेश्चन मेरे साथ अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करना सीखें। कैश फ्लो क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट की। सबसे पहला काम जो आपने करना है
वो वर्किंग कैपिटल में चेंजेस कंप्यूट करें सबसे पहले। अच्छा, कैश को हमें इग्नोर करना है क्योंकि कैश के तो हम खुद चेंजेस को दरियाफ्त कर रहे हैं ना, इसको हम इग्नोर कर देंगे। अब मुझे बताएं, ये वर्किंग कैपिटल में अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा हुआ है, कमी हुई है? सर कितने से होता है? कितने से? 2200। ओके जी, ये नेगेटिव आ गया। अच्छा, उसके बाद लैंड हमारी एक नॉन करंट एसेट है, इसमें कमी हुई है, इट मींस कि हमने लैंड को सेल किया है, ठीक है ना, लैंड सेल किया हमने, कमी हुई, ठीक है। बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब है कि बिल्डिंग हमने ना परचेज की है ना सेल की है। लेकिन ये भी हो सकता है, देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर बिल्डिंग के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि सेल परचेज नहीं हुई है। हो सकता है उतने आइटम की सेल हुई हो, उतने ही की परचेज हो गई हो, ठीक है। लिहाजा आपने कभी भी ये एज्यूम नहीं करना कि जब किसी अकाउंट में चेंजेस बिल्कुल नहीं हुई है तो आपने एज्यूम नहीं करना कि ये वही है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर क्या हुआ है, 5000 से इंक्रीज आया है, ठीक है, 5000 से इंक्रीज आया है। और हमें अब ये भी पता करना पड़ेगा कि क्या ये इंक्रीज सिर्फ डेप्रिसिएशन की वजह से है या इसमें कोई और मसला भी है, वो देखते हैं अभी। उसके बाद अकाउंट्स पेबल है, ये बताएं ये बड़ा है ये कम हुआ, ये कम हुआ है जी, कितने से कम हुआ है जी? 18,730 18,730 से। ओके जी, ये कम हो गया। तो करंट एसेट में कमी हुई है और करंट लायबिलिटी में भी कमी हुई है, दोनों में कमी हुई है, इसके अलावा और कोई करंट वगैरह नहीं है। अच्छा, आपको अदर इंफॉर्मेशन दी हुई है, जरा गौर करें। सबसे पहली इंफॉर्मेशन दी हुई है नेट इनकम 22,630 है। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पे कोई डेट नहीं है, लॉन्ग टर्म डेट नहीं है ना कोई, तो इसका मतलब यह है कि कोई यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट कोई नहीं है। और टैक्सेस के बारे में यहाँ पे कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं बताई गई, टैक्सेस के बारे में ये साइलेंट है। लिहाजा हम ये एज्यूम करेंगे कि यही हमारी नेट इनकम है और यही हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे, डालेंगे हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैं बना बनाया फॉर्मेट इसलिए लेके आया ताकि आपको ये चीजें मैं एक्सप्लेन करूं। सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, एक चीज और है कि यहाँ पे डिविडेंड दिया हुआ है, ये पहले जरा पूरे नोट्स पढ़ लें। डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड 19,500 दिया हुआ है। नो नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी अकर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नॉन कैश नहीं है। लिहाजा ये जो शेयर कैपिटल में इंक्रीज हुआ है ये शेयर इशू किए हैं आपने, ठीक है जी। और उसके बाद लैंड वाज सोल्ड फॉर कैश 4,900, जो लैंड है वो आपने सेल की है 4,900 पे कैश पे। और देखिए लैंड इंक्रीज कम कितने से हुई है 6,000 से जी? 6,000 से। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको गेन हुआ है या लॉस हुआ है लैंड पे? लॉस हुआ, ठीक है, टी लॉस काउंट कितना? नहीं। एक मिनट, अभी वो टी अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे जरूरत नहीं है ना बनाने की, वो बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, बहुत सारे टी अकाउंट बनाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे लिखें लॉस कितना हुआ है, लॉस ऑन डिस्पोजल 6,000 का जी? 6,000 का ना? नहीं 6,000 तो आपने लैंड बेची है, तो आपको पैसे कितने मिले हैं? हाँ, 4,000 1100 का लॉस है सर। 1100 का लॉस है, 1100 का लॉस, ठीक है जी, ये लॉस आपको बताया। अच्छा, अब मुझे को बताएगा डेप्रिसिएशन कितना है? सर, लैंड पे डेप्रिसिएशन होती नहीं है।
डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन सर लैंड 5,000 से 5,000 हो गया इसका तो डेप्रिसिएशन लैंड का तो 5000 नहीं है। नहीं मैं 5,000 ओवरऑल होगा। पूछ रहा हूँ, मैं ओवरऑल पूछ रहा हूँ। ये सर ओवरऑल 5,000 5,000 5000। चलें जी, ये डाटा हमें कलेक्ट हो गया। ओके जी, चलें जी। अकाउंट रिसीवेबल सही गलत नहीं लिखा हुआ, हाँ ये जी, डिक्रीज हुआ हमारे पास। ये सर अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हुआ मतलब हमारे पास इनफ्लोज है, ये पॉजिटिव में अभी नहीं आएगा। नहीं वो मैंने अकाउंट्स की मूवमेंट लिखी है, वो तो अलग, वो मैं शो करता हूँ आपको, वो तो मैं इधर शो करेंगे ना। मैंने सिर्फ यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज को शो करवाया अभी फिलहाल। चले जी, 22,630 रुपए आपकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ठीक है जी, इसमें ऐड करें जी डेप्रिसिएशन, ऐड बैक करें डेप्रिसिएशन जी। वो कितना है जी? 5,000। ये 5,000 ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 27,630। उसके बाद ऐड करेंगे लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ लैंड जी। वो कितना है जी? 1100 आपने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब इसको नेट कर लें, क्योंकि इसके अंदर और कोई चेंज नहीं है। इसको आप कर लें, सब टोटल का वर्ड लिख लें 28,730। ठीक है जी, ये आ गया। इसे कर लें आप, जो वर्ड हमने यूज किया था वहां पे, वो वर्ड क्या था? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो नहीं, इसको आपको इसको वर्ड रख लें कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है जी, ये इसको वर्ड आप दे सकते हैं नाम। ठीक है जी, ये नाम इसको दे सकते हैं आप। ओके, अब आ जाएं आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अच्छा मैंने क्या कहा था कि करंट एसेट में इजाफा होगा तो लेस करेंगे। ठीक है जी, लेकिन यहां पे कमी हुई है तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ऐड डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल, वो है 2200। और उसके बाद ये अकाउंट्स पेबल के अंदर भी डिक्रीज हुआ है, वो हम लेस कर देंगे, लेस डिक्रीज इन अकाउंट्स पेबल। वो कितना है बेटा? 18,730। ये हम माइनस कर देंगे, इसको नेगेटिव ले लें। ठीक है जी, अच्छा इसके अलावा आपको ऑपरेशंस के अंदर कोई और इशू नहीं नजर आ रहा, क्योंकि देखें यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमने इंकॉर्पोरेट कर लिया, लॉस ऑन डिस्पोजल इंकॉर्पोरेट कर लिया है, और जितना वर्किंग कैपिटल था इंकॉर्पोरेट कर लिया। यहाँ पे इंटरेस्ट और टैक्सेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लिहाजा ये जो अब टोटल आएगा वो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही है। उसको नोट कर लें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए जी, वो कितना है बेटा? 100 200 12,200 इज दी, यस, ओके 12,200। इसका कलर मैं करूंगा ब्लू, ठीक है, ताकि ये जरा डिफरेंट हो जाए। अच्छा, इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जी, अच्छा आप देखें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो लैंड में कमी हुई है, लेकिन लैंड के अंदर जो कमी हुई है वो हमने कैश की कमी लेनी है। तो सेल ऑफ लैंड, ठीक है, सेल ऑफ लैंड देगा 4900 से, क्योंकि लॉस का इंपैक्ट हमने यहां पे दिखाना है। हमने यहां पे इसको ऐड इसलिए किया कि इस लॉस की वजह से हमारी नेट इनकम तब्दील हो गई थी, लेकिन ये लॉस हमने यहां पे दिखाना है, हमने दिखा दिया है। कैसे दिखाया है कि 6000 से लैंड कम हुई है, लेकिन हमने इंक्रीज उसमें 4900 का दिखाया है। लॉस को इनकॉर्पोरेट यहां पे कर लिया है। इसको आप इस तरह भी दिखा सकते हैं, 6000 माइनस 1100। अच्छा, इसके अलावा आपको कोई नॉन कैश सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नजर नहीं आ रही, क्योंकि हमने लैंड सेल किया है और बिल्डिंग अनचेंज्ड है। ठीक है जी, अब आ जाए जी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। तीसरी एक्टिविटी है जी फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे जो पहला हमें कैश इनफ्लो लग रहा है वो है इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। वो कितने हैं जी? 6,000। और पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड 90,500। इंशाल्लाह ये डिविडेंड की पेमेंट मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। अगर ये पेमेंट ऑफ डिविडेंड ना भी दी हो ना इसके अंदर, तब भी हम निकाल सकते हैं। मैं भी आपको टैली करवाता हूँ। इस क्वेश्चन में ये जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड अगर ना भी आपको दी होती ना, तो आप इजीली कंप्यूट कर लेते। हाँ जी, रिटेनिंग अकाउंट से। ये है जी 19,500। अच्छा, ये हो जाएगी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जरा निकाल लें, टोटल कितना हो जाएगा जी? ये 13,500 नेगेटिव है। उसके बाद देखिए नेट इंक्रीज इन कैश निकाले, नेट इंक्रीज इन कैश वो कितना है जी? 3,600। 3,600। इसको कह रहे हैं? अच्छा, यस, 3,600 इज दी नेट इंक्रीज इन कैश। देखिए तीनों का मिला के अगर मैं ऐसे कहूं ये ए है, दिस इज ए, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इन तीनों को आप ऐड कर लें, ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, इसके बाद आप देखें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये वर्ड यूज करना है जी आपने, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वो कितना है जी? 10,700। ये देखिए कैश हमें दिया हुआ है 10,700। ये इसमें ऐड करें तो देखें 14,300 क्लोजिंग आ गया। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया 14,300। ये आपके क्वेश्चन के ठीक होने की निशानी होती है कि आपका सवाल बिल्कुल ठीक हो गया है। यहाँ तक लाने के लिए हम विंडो ड्रेसिंग कर सकते हैं? नहीं, विंडो ड्रेसिंग तो एक बात कर रहा हूँ कि ये क्लोजिंग का मुझको शो करना है क्योंकि ये हमारा आंसर सही है, इसके साथ टैली करता है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसी है। अच्छा जी, इसमें ना अभी मैं आपको ना डिविडेंड वाला जो बता दूं कि वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। वो हम डिविडेंड का जो कैलकुलेशन है वो रिटेन अर्निंग के टी अकाउंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आप जरा ये टी अकाउंट बनाए रिटेन अर्निंग का। ये है रिटेन अर्निंग जी। टी अकाउंट में आप देखें ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट करें जी। ओपनिंग बैलेंस क्या है जी रिटर्निंग का? राइट साइड पे है 20,000 जी। ओपनिंग है जी 20,000। अच्छा, नेट इनकम से ये क्रेडिट हुआ होगा। ये नेट इनकम से ये क्रेडिट हो गया कितने से? 22,630 से। 22,630 से, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस क्या है इसका? 23,130। 23,130। तो डिफरेंस डेबिट पे कितना आएगा जी? उसे टोटल कर लें 19,500 जी। यही आ रहा है सर 19,500। हाँ, 19,500 डिविडेंड पेड किया था हमने। बिल्कुल, ये डिविडेंड ही आएगा। ये इस तरीके से आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड पेमेंट अगर आपको इस क्वेश्चन में आईसीएमए के सवाल में नहीं होगी जी, ये आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अक्सर सवालों के अंदर आईसीएमए के अंदर डिविडेंड पेमेंट नहीं दी होती है। वो वर्किंग्स जो आप खुद कंप्यूट कर सकते हैं, मेजॉरिटी जो है वो इसमें नहीं दी होती, वो आपको कंप्यूट करनी होती है इसके अंदर। सर अगर इसकी कौन सा डिविडेंड वाला? जी जी सर वही। हाँ, डिविडेंड में देखिए ना, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आप रिपोर्ट करें। ये ओपनिंग बैलेंस आ गया 20,000, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस आपने ये रिपोर्ट कर दिया। नेट इनकम से ये क्रेडिट हुआ होगा, वो आपने ये डाल दिया। देखिए नेट इनकम आपको ये दी हुई है, ठीक है जी। उसके बाद इसका इस अकाउंट का आप बैलेंस कंप्यूट कर लें। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगी, ये दिस इज दी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को इंक्रीज ज्यादा है ना इसके अंदर,
तो टोटल तो यही होगा इसका। अब बैलेंस आपका ये बन रहा है, मींस कि बाकी जो है वो कुछ कमी भी तो हुई है ना अकाउंट के अंदर, वो कमी इससे हुई है 19,500 से, और वो आपका डिविडेंड है। सर सर जी जी सर जी वाले साहब। सर अगर ये हाँ सर अगर ये डिविडेंड का ओपनिंग और क्लोजिंग और डिविडेंड चार्ज भी दे फॉर द ईयर, तो उस हिसाब से हमें डिविडेंड का अकाउंट बनाना पड़ेगा फिर। देखिए इस तरीके से आप अभी इसको ना सोचें, मे बी आप कंफ्यूज हो जाएं। अभी आपके आगे ये जितने क्वेश्चंस करने हैं ना हमने, ये सारे केसेस उसमें कवर हो जाएंगे। जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको दिए हैं ना, ये मैंने इंतहाई सिलेक्ट करके दिए हैं, उसके अंदर तमाम पॉसिबल जो केसेस है ना वो कवर हो गए हैं। ठीक है, अभी जितना मैंने आपको बताया है ना, आप इतना याद रखें, और इसकी बेस के ऊपर मैं आपको 2 सवाल दे रहा हूं, ये आपने कल सॉल्व करके लाने हैं। ठीक है, उसके बाद कल की क्लास के अंदर हम मैक्सिमम डिस्कशन कर लेंगे डायरेक्ट मेथड की भी और इनडायरेक्ट मेथड की भी। ठीक है, और जो हमारी परसों की क्लास होगी वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्लास होगी। हम ये सारे सवाल डिस्कस करके चैप्टर क्लोज कर देंगे। तो 3 दिन हमने इस कैश फ्लो पे लगाने हैं। आज के दिन मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझा दिया इनडायरेक्ट का, और ये 2 सवाल आप करके लाएंगे ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इनडायरेक्ट का क्लियर हो जाए। फिर हम कल की क्लास में एक ही सवाल डायरेक्ट से करेंगे और उसी को इनडायरेक्ट से भी करेंगे, ताकि आपको टैली दोनों मेथड के अंदर एक कंपैरिजन भी डेवलप करना आ जाए। और फिर हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को इंक्लूड करके लेके आएंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास अगर ये चीज मिसिंग होगी तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मिसिंग हुआ तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम फिर प्रैक्टिस के थ्रू सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके सर, शुक्रिया। तो आई वुड सजेस्ट के जी जी वालेकुम सलाम। जी ये जो लैंड वाला पॉइंट है ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है मुझे कि लैंड हमने बेची है 4900 की, तो लैंड यहाँ पे कम हुई है मतलब 6000 से। जी तो अब 2070 में चूंकि हमारे पास 20,000 की लैंड है, तो इट्स मीन कि बाकी जो हमारी लैंड है वो हमारे पास स्टिल मौजूद है या नहीं मतलब हमारे पास आज की डेट में लैंड जो है ना वो 20,000 की मौजूद है। हमने 6,000 की लैंड फरोख्त कर दी है, रिड्यूस कर दी है। ठीक है, 6,000 की रिड्यूस हुई है। ठीक है, हाँ, तो 6,000 में से हमें पैसे 4,900 के मिले, बाकी 1,100 नुकसान हो गया हमें, वो लॉस ऑन डिस्पोजल है। ठीक है, और कोई सवाल? सर एक और सवाल था कि जो अक्रूवल बेस है वो तो सिर्फ हम इंटरेस्ट कर रहे हैं ना, डेप्रिसिएशन तो हमारी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, तो उसको भी फिर हम, तो इसको सर फिर हम किस तरह कर रहे हैं इसमें कैश फ्लो में? किसको? डेप्रिसिएशन, क्योंकि सर अक्रूवल बेस सिर्फ हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है। नहीं डेप्रिसिएशन देखो, हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट कैश तो कोई पे नहीं हुआ, तो वो हम वापस ऐड बैक कर देंगे। जी, और कोई सवाल? अच्छा, अब मैं आपके सामने ना 2 क्वेश्चन वो डिस्कस कर लेता हूं, उसको फिर आप कल इसको सॉल्व करके लाइएगा। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जी हम। जी, इस क्वेश्चन के अंदर हमें डाटा दिया हुआ है वही, लेकिन थोड़ा सा इसमें ज्यादा एडिशनल डाटा है। यहाँ पे कैश भी है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री यहाँ पे एक एडिशनल आइटम आ गया है, लैंड इक्विपमेंट। अब देखें यहाँ पे लैंड कम हो रही है और इक्विपमेंट में इजाफा हो रहा है, और डेप्रिसिएशन में के एक्यूमुलेटेड में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें डाटा को देखना पड़ेगा कि डाटा के अंदर हमें क्या चीजें इंक्लूड हुई हैं। तो नेट इनकम हमें दी हुई है, सॉरी ये आगे देख लें, बॉन्ड्स पेबल है, अकाउंट्स पेबल है, कॉमन स्टॉक है और रिटेन अर्निंग्स है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमें नेट इनकम दी हुई है, यहाँ पे अभी भी कोई इंटरेस्ट और टैक्सेस की कोई जिक्र नहीं है, लिहाजा यही हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी है। और इस तरीके से जरा क्विकली जरा निकालें डिविडेंड कितना पे किया है। ये डिविडेंड को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ वैल्यू को,
तो जरा अमाउंट निकालें डिविडेंड की। ये हमें नेट इनकम दिया हुआ है और ओपनिंग क्लोजिंग माइनस करके फटाफट जरा डिविडेंड की अमाउंट निकालें। सर सेम है। हाँ जी सेम ही आएगी। देखिए ना 134 में आप ऐड करें 93 और माइनस कर दें 192 तो 35,000 ही आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये डिविडेंड की अमाउंट आ गई हुई इन्होंने दे दी है। बॉन्ड्स पेबल अमाउंटिंग टू बी 50,000 वाज रिडीम्ड फॉर कैश फॉर 50,000। अब देखिए बॉन्ड पेबल के अंदर एग्जैक्टली 50,000 का कमी हुई है। अगर ये ना भी देता ना तो आपने यही एज्यूम करना था कि आपने इसको रिडीम कर दिया है। ठीक है। उसके बाद कॉमन स्टॉक वर इशूड 42,000 फॉर कैश। ठीक है। ये भी इन्होंने आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, इसकी जरूरत भी नहीं थी लेकिन आप कंप्यूट भी इसको कर सकते हैं। इसका डिफरेंस भी 42 ही आएगा। और नो इक्विपमेंट वाज सोल्ड, कोई इक्विपमेंट सेल नहीं किया, सारा सारा परचेज किया है आपने। इट मींस के 70,000 का आपने इक्विपमेंट परचेज किया है। जब आपने इक्विपमेंट सेल नहीं किया तो एक्यूमुलेटेड के अंदर सारा का सारा इंक्रीज जो है वो डेप्रिसिएशन की वजह से है। ठीक है जी। यानी ये जो 24,000 का डेप्रिसिएशन आएगा यहाँ पे 24,000 का। और उसके बाद लैंड वाज सोल्ड ऑन कॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई आपके पास 25,000 की लैंड कम हुई है, उसके अगेंस्ट ना तो कोई गेन है ना ही कोई लॉस है। ये हो जाएगा जी सवाल? जी सर हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। ओके। उसके बाद एक अगला सवाल है, ये थोड़ा सा इससे मिलता जुलता ही है। एक मिनट जरा मैं इसको जी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी एक तरह से उसकी प्रैक्टिस ही है। ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है इसके अंदर। यहाँ पे इक्विपमेंट आपने सेल किया है लेकिन उसका डेप्रिसिएशन भी आपको साथ में दिया हुआ है। ये थोड़ी सी आपको यहाँ पे, और यहाँ आपको मैं हिंट दे देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आपने इक्विपमेंट का भी अकाउंट बनाना है और यहाँ पे आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनाना है। ये दो अकाउंट अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की मिल जाएगी। ठीक है। इक्विपमेंट का अकाउंट बनाना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है। उसके अंदर वैल्यूज को पुट करें, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस को डालें, मूवमेंट को शो करें, ऑटोमेटिकली आपके पास कैश फ्लो निकल आएगा। यस सर। अच्छा, इसके बाद जो अगला सवाल है इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यहां आपको कंप्लीट एक कैश फ्लो स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन दी हुई है। यहां आपको एक कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट भी दी हुई है। ये हम दोनों मेथड से बनाएंगे इंशाल्लाह कल। लेकिन आप कोशिश करके अगर इसको डायरेक्ट मेथड से इनडायरेक्ट से बना लेते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन कल पहला सवाल हमने जो करना है वो ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसको हमने डायरेक्ट मेथड से भी करना है और इनडायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व करना है। ठीक है। तो आप ये 3 सवाल कोशिश करके कल सॉल्व करके लाएं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। 4 को आपने इनडायरेक्ट से करना है, डायरेक्ट से आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है। तो अभी आप जो क्लास का रिमेनिंग टाइम है, मैं अभी ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि चीजें मिक्सअप ना हो जाएं। अभी डायरेक्ट मेथड पढ़ाऊंगा तो वो चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। तो आप इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू पहले चीजों को मैक्सिमम कैलकुलेट कर लें। ठीक है जी। तो यहाँ हम क्लास को आज स्टॉप करेंगे। तो वी विल मीट टुमारो विद द रिमेनिंग टॉपिक इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है। ओके जी। ओके सर, अल्लाह हाफिज।